हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से, अमेजिंग से, शानदार से, मजेदार से, ऑसम से, ब्यूटीफुल से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए हर बार की तरह मास्टर 30 में लेकर आया हूं क्वेश्चंस का भंडार। जैसा कि आपको पता है कि मास्टर 30 में उन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने की मेहनत जो लगती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। एंड आई होप एंड आई विश इन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रहा मैं, और आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम चैप्टर करने वाले ऊर्जा के स्रोत। किस चैप्टर को कर रहे हैं बच्चे? आज हम कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स का है। सब्जेक्ट तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यार, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं आज की क्लास में? मास्टर 30 है ना, तो 30 क्वेश्चंस होंगे ना, तो हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। तो हम टोटल 30 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। अब बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है? मतलब जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है? तो बेटा देखो, ऊर्जा के उत्तम स्रोत में निम्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो वो कम मान उसका लिया जाए और वो हमें अधिक कार्य कर दे, ठीक है। तो ये प्रति एकांक द्रव्यमान व आयतन बहुत अधिक मात्रा में कार्य करता है। मतलब कम उसका मान लोगे आप, कम आयतन लोगे और उसका कम द्रव्यमान लोगे, लेकिन बदले में आपको वो बहुत सारी ऊर्जा देगा, ठीक है। ये सरलता से उपलब्ध होता है। अब जब आप ईंधन बना रहे हो तो ऐसा ईंधन लेना जो सरलता से उपलब्ध हो सके। अब ईंधन आराम से भंडार किया जा सके, इसको भंडारण करने में और परिवहन करें, मतलब आप इसे स्टोर करते हो ना बेटा, तो उससे स्टोर करना आसान हो और इसका भंडारण करना दोनों आसान हो, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी आप ईंधन का उपयोग करो ना, आप ऐसा ईंधन उपयोग मत करना जिससे हमारे वायुमंडल, जिससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे वातावरण को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप ईंधन चुनो तो ऐसा ईंधन चुनना जिससे वायुमंडल को किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? जैसा कि, ठीक है, अगला है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि ऐसा ईंधन जिसका कैलोरी मान उच्च होता है, अर्थात वह प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा ईंधन जिसका ज्वलन ताप सामान्य हो, ना ही बहुत कम हो ना ही बहुत अधिक हो, यह सरलता से उपलब्ध हो, ऐसा ईंधन जो इजीली उपलब्ध हो और हानिकारक अवशेषों को उत्पन्न नहीं करता हो। तो बच्चे हम जब ईंधन चुनेंगे ना, तो ऐसा ईंधन चुनेंगे जिसका कैलोरी मान उच्च हो, मतलब अधिक ऊष्मा प्रदान करता हो। इसके अलावा ये प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा का उत्पादन करे, ठीक है। ज्वलन ताप इसका सामान्य हो, अब सरलता से उपलब्ध हो। ये ऐसा ना हो कि भाई ईंधन मिल ही नहीं रहा, हम बैठे हुए ईंधन के सहारे और ईंधन मिल ही नहीं रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा का स्रोत कर सकते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? मतलब आपको खाना बना के दे दिया, अब आपने खाना गर्म करना है, अब खाना गर्म करने के लिए आप किस ईंधन का उपयोग करेंगे, किस स्रोत का उपयोग करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम वैसे तो जैव गैस या फिर बायोगैस का उपयोग करेंगे। किसका? जैव गैस या फिर बायोगैस का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। आपने बायोगैस की थोड़ी सी मात्रा का ज्वलन किया तो वो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है। इसके अलावा ये धुआं उत्पन्न नहीं करेगी, ये धुआं उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कि हम घरों में गैस उपयोग करते हैं, एलपीजी उपयोग करते हैं। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो धुआं नहीं बनाती है, तो इससे हमारा वायुमंडल भी बच जाता है, हमारा पर्यावरण भी बच जाता है। अच्छा देखो, वैसे मैंने एलपीजी का एग्जाम्पल दिया था, एलपीजी को इस पॉइंट से काउंट मत करना। ये नवीनीकरण स्रोत है, अतः अनवीनीकरण स्रोतों का संरक्षण भी करती है। मैं जैव गैस या बायोगैस के लिए इस पॉइंट को कह रहा हूँ कि ये नवीनीकरण स्रोत है, ये अनवीनीकरण स्रोतों का संरक्षण भी करती है। मतलब ये नवीनीकरण भाई, ये बन जाएगी, ये वक्त खत्म होने से बन जाएगी और अनवीनीकरण स्रोतों का संरक्षण भी करेगी। इसके बाद ये पर्यावरण को भी स्वच्छ करने में सहायक है, क्योंकि पादप व जंतु अवशिष्टों का निर्माण होता है। ये यार बनती बड़ी मुश्किल प्रोसेस से है, लेकिन इसमें अवशिष्टों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ये हमारे वायुमंडल को स्वच्छ भी करती है और ये सुरक्षित भी होती है, इसका उपयोग सुरक्षित भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जब आप जीवाश्म ईंधन उपयोग करते हो तो किन किन हानियों को आपको देखना पड़ता है? तो देखो, जीवाश्म ईंधन, जैसे आप कोल की बात करो, पेट्रोलियम की बात करो, जब हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो इसमें सल्फर व नाइट्रोजन होते हैं, जो जलने के बाद
अम्लीय ऑक्साइड्स उत्पन्न करते हैं। जो जलने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं? अम्लीय ऑक्साइड्स उत्पन्न करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है और अम्लीय वर्षा हो सकती है। जीवाश्म ईंधन जब उपयोग करेंगे ना तो बहुत सारे सल्फर्स निकलेंगे उसमें से और नाइट्रोजन निकलेंगे, और ये सल्फर और नाइट्रोजन क्या करेंगे? ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे, और जब ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे तो वायुमंडल से अम्लीय वर्षा होना संभावित है, जो कि हमारे वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा भाई साहब मिट्टी को प्रदूषित करती है और हमारे घरों की पुताई भी खराब कर देती है, रंग बदलती देती है उसका। उसके बाद इसमें से ज्वलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है। वातावरण का क्या बढ़ता जा रहा है बच्चे? तापमान, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन समाप्त तथा अनवीनीकृत संसाधन है, मतलब ये आने वाले समय में कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इसे बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन निपटाने में हम इसमें कुछ मिनट्स लगाते हैं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम ऐसे स्रोत क्यों ढूंढ रहे हैं जिससे हम ऊर्जा बचा सकें? हम ऐसे स्रोत की तरफ क्यों ढूंढ रहे हैं? देखो, हम जानते हैं कि हमें ऐसे स्रोत की आवश्यकता है जिससे हम ऊर्जा बचा सके, क्योंकि बच्चे एक समय ऐसा आएगा जितने भी नवीनीकरण स्रोत हैं, जितने भी स्रोत हैं ना हमारे पास जो ऊर्जा के उपलब्ध हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? तो हम उस चीज़ की तैयारी अभी से कर रहे हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन आपको रीजन के साथ यहाँ मिलेगा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो असमाप्य हो, वह नवीनीकरण, मतलब जो कभी समाप्ति ना होती हो और नवीनीकरण भी इनका हो जाए। इसका कारण क्या है कि बेटा जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और तकनीकी उन्नति के साथ मानव की जीवन शैली भी आधुनिक मशीनों पर अधिक निर्भर होती जा रही है। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारी जीवन शैली जो है ना पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर होती जा रही है, और जब हम मशीनों का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चे? ऊर्जा की खपत। तो बच्चे देखो, जीवाश्म ईंधन जो प्रकृति में बहुत सीमित भंडार में है, तो इनके निर्माण में लगने वाला समय भी अधिक होता है। इनके निर्माण में जो समय लगता है वो भी अधिक होता है। तो भाई साहब अनवीनीकृत स्रोत तो समाप्त हो जाएंगे, अभी क्या करें? तो अनवीनीकृत समूह समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेंगे बच्चे? हमें बनाना पड़ेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक रूपों में किस प्रकार के सुधार किए गए? भाई साहब ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हम ढूंढ रहे हैं, ऊर्जा के ऐसे स्रोत ढूंढ रहे हैं जो कि नवीनीकृत किए जा सकते हैं। तो हम इनमें किस तरह के सुधार करने वाले, हम इसमें किस तरह का परिवर्तन करने वाले, हम इसमें कैसे चेंजेस करने वाले हैं, किस तरह से हम इसमें चेंजेस करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे? जैसे कि अब भाई साहब जब आप पवन ऊर्जा का उपयोग करोगे ना, जब आप विंड एनर्जी का उपयोग करोगे, तो बहुत पहले टाइम से पवन चक्कियों से, ठीक है, कि इसमें पवन चक्कियों से यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करने में होता जा रहा है। अब इनका विद्युत उत्पादन में भी उपयोग होने लगा। पवन चक्की जो होता है ना, विद्युत उत्पादन में भी उपयोग होता है। अच्छा देखो, एक विद्युत चक्की जो होती है ना बहुत ही कम उत्पादन करती है, इसलिए कई पवन चक्कियों की युग्मन से पवन चक्की फॉर्म का उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। एक पवन चक्की हमारे काम की नहीं होती, मतलब बहुत कम ऊर्जा बनाती है। तो हम इस क्या करते हैं, बहुत सारी पवन चक्कियां इकट्ठी लगा देते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा बनती है जो कि हमारे काम की हो। अब बच्चे देखो, जल स्रोतों में बाढ़ आदि से प्राचीन काल में जनधन की बहुत क्षति हो जाती है यार। जैसे हमारे नदी एरिया है, बाढ़ग्रस्त एरिया जो हो जाते हैं, जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है तो हमारे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो डूब जाते हैं, जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है। इससे रोकने के लिए हम बांध बनाते हैं। ऐसे रोकने के लिए क्या बनाते हैं? बांध। और बांध भाई आपने बना लिया, तो बांध में जो पानी इकट्ठा है, उस पानी के पास भी तो ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अब बच्चे देखो, सौर कुकर के लिए सबसे अच्छा दर्पण अवतल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक अभिसारी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। सारी की सारी प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो अभिसारी दर्पण होने के कारण, ये अभिसारी दर्पण होने के कारण सारी सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसा कि अगर मैं मान लूं ये रहा दर्पण, ठीक है, अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं तो उसे एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। बहुत सारी प्रकाश किरणें अगर आती हैं तो एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक है, और एक बिंदु पर अगर इकट्ठा करता है तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, तो सोलर कुकर का काम आसान हो जाए, सोलर कुकर का उपयोग करने में हमें ज्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं कि महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा की क्या सीमा है? हम ओशियन थर्मल एनर्जी, मतलब महासागरों की तापीय ऊर्जा, महासागरों की ज्वार ऊर्जा, इन सब का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं तो किन किन सीमाओं
को हम देखते हैं, किन किन लिमिट्स के अंदर हम करते हैं। तो बेटा देखो, पहला, महासागर से जो ऊर्जा होती है ऐसे स्थानों पर होती है, महासागर की जो ऊर्जा होती है ना, ऐसे स्थानों पर उपयोग होती है जहां पर इसकी धाराओं को रोकने के लिए, इसकी ऊर्जा को रोकने के लिए, इसके ज्वर भाटा को रोकने के लिए बांध बनाए जा सके। अच्छा देखो, जैसे कि तरंग ऊर्जा होती है तभी प्राप्त होती है जब तरंगे बहुत प्रबल होती हैं। अब जो समुद्र है, समुद्र से आने वाली तरंगों से हम गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग तभी करते हैं जब तरंगे बहुत प्रबल होती हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो, महासागर की तापीय ऊर्जा है ना, तो तापीय ऊर्जा तभी करते हैं जब हम कम से कम 2 किलोमीटर की गहराई में जाएं। अब 2 किलोमीटर की गहराई समुद्र के अंदर जाना आसान नहीं है भाई। अब बच्चे देखो, महासागर के किनारों पर बनाए गए विद्युत संयंत्र जो हम बनाते हैं ना, उनकी लागत बहुत अधिक होती है। लागत तो ठीक है बहुत अधिक है, लेकिन उसका रख रखाव भी बहुत अधिक होता है। तो लागत और रख रखाव दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। अब लागत और रख रखाव तब दोनों बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक, खर्च इतना कर दोगे तो बचाओगे क्या? ठीक है, अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? भूतापी शब्द में क्लियर है, भू मतलब भूमि, तापी मतलब तापमान, भूतापीय, भूतापीय शब्दों में छुपा हुआ पूरी बात। तो भू प्रवृत्ति में अवस्थित तत्व स्थलों से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। सतह के अंदर था ना, सतह के अंदर जो है ना, वहां की जो चट्टानें होती है ना, उनका तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि भू प्रवृत्ति में उपस्थित तप्त स्थलों में भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जब नीचे, सतह के नीचे की जो सतह है ना, सतह के नीचे जो उपस्थित भूप्रवृत्ति है, वहां पर तापमान अधिक होता है, तो वहां जो पानी होता है ना, अब वो पानी तो तापमान से उबल गया, अधिक तापमान से उबल गया। अब वो उबला हुआ पानी भाप से और उच्च गति से आता है, भाप लाता है और क्या लाता है? उच्च गति से आता है। तो इस कारण से ये उच्च दाब पर जो अधिक प्रेशर की जो आती हैं गैसेस आती हैं, प्रेशर की जो भाप आती है, वो क्या करती है? टरबाइन को घुमाने का काम करती है। क्या करती है? टरबाइन को घुमाने का काम करती है। और अगर हम टरबाइन को घुमा देते हैं तो वहां पर बन जाती है कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब बच्चा, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की बात करते हैं ना, तो इसमें जो ऊर्जा बनती है ना, उस ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, उस ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। अब बच्चे, इसमें अगर आपने एक कार्बन का टुकड़ा लिया है, एक कार्बन का टुकड़ा लिया और एक यूरेनियम का टुकड़ा लिया, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का एक एक परमाणु लिया, तो अगर कार्बन से एक ऊर्जा निकल रही तो यूरेनियम से 1 करोड़ निकलेगी। तो बहुत अधिक मान में, बहुत अधिक मान में निकलता है ना। अच्छा देखो, यदि नाभिकीय संयंत्रों को सुरक्षित विधि से चलाया जाए, मतलब आप नाभिकीय संयंत्र का उपयोग कर रहे हो ना, तो बहुत सुरक्षित विधि से चलाओ, तो ये संसार की सारी ऊर्जा के उपयोग के एक बड़े भाग को नाभिकीय ऊर्जा द्वारा पूर्ति किया जा सकता है। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल करने में बहुत मेहनत लगती है। इवन हम तो अभी इसको कर भी नहीं पाए। यूरेनियम डेंजरस होता है और यूरेनियम का उपयोग हम डायरेक्टली करेंगे तो इट में इफेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव को ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब क्या ऐसा कोई ऊर्जा स्रोत हो सकता है जिससे वायुमंडल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण शून्य हो? अगर हो सकता है तो क्यों, और अगर नहीं तो नहीं। आंसर देना है, आंसर लिखा हुआ है, घबराओ मत, सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। कि किसी ऊर्जा स्रोत को प्रदूषण मुक्त केवल तभी माना जा सकता है ना तो इसके लिए आवश्यक युक्तियों के संयोजन और ना ही क्रियान्वयन के समय ये कोई प्रदूषण करता हो। मतलब जब हम इसका उपयोग करें ना बेटा, तो ना ही हमें किसी आवश्यक युक्तियों का संयोजन करें, और इसके बाद ये कोई भी, मतलब जब हम इसे यूज कर रहे हो तो इस दौरान किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करता हो। ठीक है, परंतु किसी भी ऊर्जा स्रोत का पूर्णतः ऐसा होना असंभव है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, ऐसा कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है जिसमें पूरी तरह से प्रदूषण ना हो। कुछ ना कुछ प्रदूषण तो होता ही है। उदाहरण के लिए सौर सेल में सौर ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है, परंतु सौर सेल की बात करते हैं ना, सौर ऊर्जा बनी उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन जब हम सौर सेल का निर्माण करते हैं ना, सौर सेल खराब हो जाता है, तो उसका जब हम डिस्पोज करते हैं ना, तो वहां तो वो प्रदूषण बनाए गए। तो ऐसी कोई युक्ति बनाना संभव ही नहीं है जिससे वातावरण को 100% नुकसान ना पहुंचे। कहीं ना कहीं तो आप पहुंचाते ही हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 था, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इससे कैसे अन्य
की तुलना में स्वच्छ मानते हैं? अगर क्यों तो या नहीं तो बताइए। अब देखो हाइड्रोजन, ये CNG लिखा था भाई, ये बछल लिख दिया, ठीक है, ये क्या लिखा था? CNG, ठीक है। अब रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन को CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन के पश्चात केवल जल उत्पन्न होता है। अब जब हम हाइड्रोजन का दहन करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न होता है? जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जल। लेकिन जब आप CNG करते हो, CNG को जलाते हो, तो क्या बनती है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड, और भी सल्फर वगैरह बनते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इस कारण से क्या प्लेन में एक तो हल्का भी होता है हाइड्रोजन, हल्का भी होता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हल्का है, उसी के साथ साथ ये प्रदूषण भी कम कर रहा है, जल बना रहा है ना, उपभोग के दौरान जल बना रहा है ना। लेकिन अगर आप CNG लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो वायुमंडल को, वातावरण को कितना ज्यादा हानि पहुंचाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय जानते हो। आपके चयन के लिए तर्क भी दीजिए। हमें 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम बताना है जो नवीकरणीय, जो नवीन हो सके, जो कि समय के साथ अपने आप में अपडेट करते रहें, जो कभी खत्म ना होते। अब देखो पवन ऊर्जा, जब तक पृथ्वी है तब तक हवा रहेगी, जब तक पृथ्वी है तब तक हवा रहेगी। तो पवन ऊर्जा, जब तक पृथ्वी को सूर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त होती है तब तक पवनें चलती रहती हैं, इसलिए नवीनीकरण ऊर्जा, मतलब जब तक ये पृथ्वी है तब तक पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा आती रहेगी, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कारण ये अपने वायुमंडल में गति से चलती रहेंगी। तो पवन, जब तक पृथ्वी है तब तक पवन रहेगी, मतलब वायु रहेगी। तो एक तो पवन ऊर्जा होगा। दूसरा सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। जब तक पृथ्वी है, या पृथ्वी के बनने से पहले भी सूर्य था, पृथ्वी के बनने से पहले भी सूर्य था, और काफी लंबे टाइम तक रहेगा। तो जब तक सौर ऊर्जा पृथ्वी पर निरंतर उपलब्ध होती रहेगी, अतः यह भी एक नवीनीकरण स्रोत है। तो बेटा देखो, एक तो सौर ऊर्जा और एक पवन ऊर्जा, ये दोनों के दोनों कैसे स्रोत हैं? नवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि भाई सब पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक पृथ्वी है तब तक रहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हो, जिन्हें आप क्या मानते हो? समाप्य मानते हो, और अपने चयन के लिए तर्क भी लिखिए। अब भाई साहब, जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, और नाभिकीय ईंधन कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। अब जीवाश्म ईंधन सामान्यतः कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन सामान्यतः कोयला और पेट्रोलियम का अधिक उपयोग, इसके निर्माण में लगने वाला करोड़ों वर्षों का समय तथा इनकी उपलब्धता से, ये देखो बेटा, जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में कितने साल लगते हैं? करोड़ों साल लगते हैं। अब करोड़ों साल तक ही बनता रहेगा, करोड़ों साल से बनता आ रहा है, करोड़ों साल तक और बनेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये समाप्ति भी हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? जब ये समाप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तब तो हम अटक गए ना। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस दिक्कत को दूर, उस परेशानी को दूर करने के लिए हमें दूसरे ईंधन का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो समाप्ति ईंधन है जो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम यूज करते हैं, प्लूटोनियम यूज करते हैं। तो ये नाभिकीय ईंधन महंगे होते हैं, कम मात्रा में उपलब्ध है, माना कि कम में अधिक ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण ये समाप्त ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बेटा देखो, अगर हमें पानी गर्म करना है, अगर हमें और पानी गर्म करने के लिए हमने एक डिवाइस लगाई हुई है सौर जल तापक, जो कि घरों की छतों पर लगती है, जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी को गर्म करती है। तो सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, गर्म दिन, या पवन वाले दिन? देखो सौर जल, इसको क्या चाहिए? सौर, इसको क्या चाहिए? सूर्य से आने वाली ऊर्जा, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा बादल वाले दिन, गर्म दिन, पवन वाले दिन। किस दिन नहीं कर सकते वाली बात है, धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, गर्म दिन, या पवन वाले दिन? चारों में से बताओ, है ना। तो बच्चे बड़ा सिंपल सा आंसर है हमारा, बादल वाले दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई साहब बादल वाले दिन, बादल बीच में रोड़ा है ना, बादल सूर्य से आने वाले प्रकाश को आने नहीं दे रहा है। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश को आने नहीं दे रहा है, तो हमने जो छत पर डिवाइस लगाई है सौर जल तापक, हमने जो छत पर डिवाइस लगाई है सौर जल तापक, वो काम ही नहीं करेगी,
उसको तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा चाहिए ना, तो इसलिए हम बादलों वाले दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? क्या ये लकड़ी, क्या ये गोबर गैस, क्या ये नाभिकीय ऊर्जा, क्या ये कोयला? बड़ा साधारण सा आंसर है इसका। जो आंसर है बच्चे, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी जैव मात्रा का है, गोबर गैस ये भी जैव मात्रा का है, कोयला ये भी जैव मात्रा का है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा नाभिक से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, इसलिए जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अन्यतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? मतलब हम जितने भी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से इंपैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। लेकिन इन चार में से हमें एक ऐसे ऊर्जा स्रोत का नाम बताना है, ऐसी ऊर्जा का नाम बताना है जो कि सौर ऊर्जा से इंपैक्ट नहीं होती। जैसे पहला भूतापीय ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा जैव मात्रा। तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा, इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? आंसर आप मुझसे पहले दे दिए होंगे, तो आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करती, ये सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करती, बल्कि ये नाभिकीय अभिक्रियाओं से बनती है। जो नाभिक की ऊर्जा होती है या फिर नाभिक के मिलने से बनती है या फिर नाभिक के टूटने से बनती है। नाभिक के मिलने से और नाभिक की विखंडन या फिर नाभिक की संलयन, नाभिक के विखंडन होने से या फिर नाभिक के संलयन होने से। सूर्य में भी जो ऊर्जा बनती है ना, सन में जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा भी कौन सी होती है? नाभिक की ऊर्जा। ये भी नाभिक के मिलने या फिर नाभिक के टूटने से बनती है, बन सकती क्या? बनती ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 18 नंबर का क्वेश्चन कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर कीजिए। इन शॉर्ट हमें जीवाश्म ईंधन और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बीच में अंतर निकालना है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय और असमाप्य ऊर्जा है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन जो है ना, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, ये नवीनीकृत नहीं होता, दोबारा नहीं बनता। लेकिन सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय और असमाप्य है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब जीवाश्म ईंधन का जब आप उपयोग करते हो ना, तो इसके दहन से पर्यावरण का प्रदूषण होता है, इसके दहन से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। लेकिन सूर्य, जब आप सूर्य का उपयोग करते हो तो ये प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता, इसमें प्रदूषण नहीं होता। आगे, जीवाश्म ईंधन महंगा होता है, जीवाश्म ईंधन सामान्यतः महंगा होता है, ये महंगा होता है, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं। फिर भी भाई पेट्रोल तो डलाना ही है, डीजल तो डलाना ही है, गाड़ी चलाना है, पेट्रोल डीजल तो डलाना ही पड़ेगा, वही तो जीवन। लेकिन सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो निःशुल्क है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा निःशुल्क है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए आपको सोलर प्लेट लगाना पड़ेगी, वो महंगी है। सूर्य की ऊर्जा निःशुल्क है, सूर्य से जितनी ऊर्जा लेना ले लो, फ्री बैटरी है, लेकिन इसको उपयोग करना, आप ऐसा तो नहीं कि मोबाइल को धूप में रख दोगे चार्ज हो जाएगा, खाने को धूप में रख दोगे बन जाएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी तरह की डिवाइसेस का उपयोग करना है, तो वो डिवाइसेस महंगी पड़ती हैं, इसमें वो सारी डिवाइसेस कैसी पड़ती हैं? महंगी। अब अगले, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और अंतर। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये भी अंतर है। जैव मात्रा और जल विद्युत की हमें तुलना करना है, किसकी? जैव मात्रा और जल विद्युत की हमें तुलना करना। अब जैव मात्रा एक नवीनीकरण स्रोत है, कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। और जल, ये भी नवीकरणीय स्रोत है भाई साहब, ये जो है ना नवीकरणीय है। अब देखो, जैव मात्रा का उपयोग सामान्यतः बायोगैस संयंत्र में किया जाता है, बायोगैस संयंत्र बनाया जाता है जिससे मीथेन निकलती है, और मीथेन ज्वलनशील होने के कारण, मीथेन कैसी होती है? ज्वलनशील होने के कारण, ठीक है, ये नवीकरणीय थी। अब जल विद्युत का उत्पादन नदी पर बने बांधों में किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन नदी पर बने बांधों में किया जाता है। अब अच्छा देखो, जैव मात्रा का जब आप उपयोग कर रहे हो ना, तो इसमें जो स्लरी बचती है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है ना, उसका उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। अब बायोगैस बन गई, बायोगैस के बाद वो आपने बायोगैस प्लांट में इतना सारा मटेरियल बचाया, उसका क्या करें? उसका खाद में उपयोग कर लो। लेकिन जल विद्युत में भाई साहब आपने डैम बना दिया, आपने क्या बना दिया? डैम ने ऊर्जा तो बनाई, साथ ही साथ आपको बाढ़ से भी बचाया।
ठीक है, पानी बहता गया, दूसरे एरिया में पानी बुक्की में बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ से रोकने के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। तीसरा, अगला, बायोगैस के निर्माण में आया खर्च भी है। उसमें भाई साहब बायोगैस में जो हम निर्माण करते हैं ना, वो जो खर्च होता है ना, वो लिमिटेड होता है, इतना नहीं। एक सिंपल सा ईंटों की दीवार बनाना है, ठीक है, मतलब गहराई में बनाना है उसे, ईंटों की दीवार बनाना है, उसमें डोम बनाना है, और सिंपल सा एक इनलेट और एक आउटलेट वॉल देना है, और इतना कुछ टफ नहीं है। लेकिन जल विद्युत ये भी यार कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, बांध बनाने में, ठीक है, और सप्लाई की व्यवस्था में। ऊर्जा बनाना इसमें आसान है, लेकिन जो बांध का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उसमें बहुत 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 पैसा लगता है। और बच्चे सप्लाई, मतलब आप ऐसा तो नहीं कि बांध पर ही जाके खाना बनाओगे, बांध पर ही जाकर आपका फोन चार्ज करोगे, आपके घरों तक बिजली आ रही है ना, तो बिजली का संचरण एक जगह से दूसरी जगह करने में, दूसरा बांध बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। इसके बाद बायोगैस उत्पादन में जो जैव मात्रा के उपयोग होने से प्रदूषण में थोड़ी सी नियंत्रण मिलता है। जैसे कि ये जो जीव जंतु थे, इनके मृत अवशेष से गोबर रहा, ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चे देखो, ये कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को बचाते हैं, हम जब इसको बायोगैस में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो, जान विद्युत नहीं भाई साहब, जल विद्युत, जल ऑपरेटर भैया सस्ते नशे करके बनाते हो। जल विद्युत के उपयोग से कोई होता अवशेष उत्पन्न नहीं होता। भाई साहब ये लाइन गलत लगी है, जल विद्युत के उपयोग से भी कोई अवशेष उत्पन्न नहीं होता है, याद रखना। जल विद्युत के उपभोग से भी कोई अवशेष उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखी, मतलब पवनों, तरंगों और ज्वारभाटा से जब ऊर्जा निकलती है तो हमें उसकी लिमिट लिखना है। अब पहले पवन ऊर्जा, अब आप पवन ऊर्जा का उपयोग तभी कर सकते हो जब 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 वायु की गति 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक हो। अगर इससे कम गति होगी ना तो विंडमिल नहीं घूमेगी, और अगर विंडमिल नहीं घूमेगी ना तो बच्चा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा दूसरा, एक विशाल भूखंड पर ही पवन फार्म स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे भाई साहब एक पवन चक्की काम की नहीं हो, बहुत सारी पवन चक्की लगाना है तो घर की छत पर तो लगाओगे नहीं, आपको चाहिए बड़ा एरिया। और जब बड़ा एरिया चाहिए, उदाहरण के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, जिससे 1 मेगावाट बना सकते हो आप, ठीक है। अब बच्चे देखो, बहुत हाई मेंटेनेंस लगता है विंड मिल को बनाने के लिए। आपको एक बंदा रहेगा वहां पर जो देखता रहेगा कि पंखे से कोई पक्षी तो नहीं टकराया, पंखे से कोई दिक्कत तो नहीं आई। इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपने पवन चक्की बना दी है ना, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद अब तरंग ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जब आप तरंग का ध्यान दोगे ना, जब आप तरंग ऊर्जा का उपयोग करोगे तो ऐसे समय करोगे जब तरंग की गति बहुत तेज हो, तरंग की गति बहुत अधिक हो, तरंग का प्रबल होना आवश्यक है। अब बात यह है, अब यार तरंग आपने शाम के टाइम बैठ गए, अब समुद्र की गति ऊर्जा ही कम है, समुद्र से तरंग ही नहीं आ रही है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब तरंग का मान बढ़ेगा, कब तरंग की गति बढ़ेगी। तो आप इसका उपयोग तभी कर सकते हो जब तरंग प्रबल होगी। अच्छा उसके बाद ज्वरी ऊर्जा के उपयोग के लिए आपको किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्माण करना आवश्यक है। अब ऐसे पतले से हिस्से को ढूंढना पड़ता है, और पतले हिस्से में गति अधिक होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया से, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो भाई साहब इसके लिए आपको ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगी जो संकीर्ण हो। क्या हो? संकीर्ण हो। क्या हो बच्चे? संकीर्ण हो। और ऐसी जगहों पर बांध बनाना आसान नहीं है, तो ज्वारभाटा के लिए ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्णों में से किस आधार पर करेंगे? जब आप ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे तो वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर करेंगे? क्या नवीनीकरण तथा अनवीनीकरणीय, दूसरा समाप्य तथा अक्षय, तथा क्या ए और बी विकल्प समान है? तो बच्चे देखो, नवीनीकरणीय संसाधनों की जो पुनः पूर्ति होती है कुछ ही समय पश्चात हो जाती है, और पुनः चक्रण द्वारा भी हो जाती है, जबकि अनवीनीकरण संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उसका पुनः चक्रण नहीं होता, फिर से निर्माण में लगने वाला समय बहुत अधिक होने के कारण इसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। बेटा देखो, नवीनीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन अनवीनीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनकी पूर्ति नहीं होती। अब बच्चा देखो, वे ऊर्जा स्रोत जिनकी उपलब्धता प्रकृति में सीमित और एक दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें समाप्य कहते हैं। मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में है, पेट्रोल डीजल कभी ना कभी खत्म होंगे, इसलिए इन्हें समाप्य कहा जाता है। और जो ऐसे जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अक्षय। यार
एक गड़बड़ लगी मुझे इस क्वेश्चन में, एक गड़बड़ लगी, और वही गड़बड़ आपके क्वेश्चन का आंसर है। गड़बड़ क्या है कि नवीनीकरणीय और समाप्य एक जैसे हैं, और अविनीकरणीय और अक्षय भी एक जैसे हैं, है ना। माफ करना, मैंने उल्टा बोल दिया। नवीकरणीय और अक्षय एक जैसे हैं, और अनवीनीकरणीय ही समाप्त हैं, ठीक है। जिन्हें आप दोबारा बना सकते हो वो अक्षय कहलाएंगे, और जिन्हें आप दोबारा नहीं बना सकते वो समाप्य कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं? तो ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं, मतलब ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो आदर्श माना जाएगा? ऊर्जा के तो बहुत सारे स्रोत पढ़ लिए हमने, अब कौन सा स्रोत आदर्श माना जाएगा, जिसमें ऐसे कौन से गुण होना चाहिए जिसके कारण हम उसे आदर्श स्रोत कहें? तो उत्तर देखते हैं। पहला तो उच्च कैलोरी मान, कम दहन करो, कम में ज्यादा ऊर्जा दे, तो उच्च कैलोरी मान। दूसरा, सरलता से उपलब्ध था। अब ऐसा भी नहीं कि आपने कोई सा ईंधन बना लिया और उसको लेने के लिए मार्स पे जाना पड़ रहा है, चांद पर जाना पड़ रहा है, नहीं, आराम से आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा सरल परिवहन तथा भंडारण। अब आपने इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जब आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो उसका परिवहन और भंडारण सरल होना चाहिए। उसके बाद कम मूल्य होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इसके बाद पर्यावरण के प्रति ये सुरक्षित भी होना चाहिए, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि आप इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हो तो ऐसा काम ही क्यों करो जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। इसके बाद नवीनीकरणीय, समय के साथ ये अपने आप को बना ले, हानिकारक अवशेषों की अनुपस्थिति। अब आपने फ्यूल को उपयोग कर लिया, जैसे आप लोग उपयोग करते हो डीजल, पेट्रोल, कितना कार्बन, कितना सल्फर निकलता है ना, कितना सल्फर निकलता है, ये हमारे वायुमंडल को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब अच्छे सरल व सुरक्षित उपयोग, ऐसे इस तरह के ईंधन का हमें उपयोग करना है जिनका उपयोग सरल हो और सुरक्षित हो। उसके बाद सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा क्या हानि है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता, मतलब सोलर कुकर का उपयोग जब हम करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और क्या ऐसी जगहें भी है जहां पर हम इसका उपयोग बहुत सीमित मात्रा में करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो बेटा सोलर कुकर के उपयोग करने के क्या, इसमें ईंधन की कोई लागत नहीं होती। उसके बाद ये पाक कला की प्रदूषण रहित विधि है, मतलब खाना बनाने की प्रदूषण रहित विधि है। इसमें खाना जब आप बनाते हो ना तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तीसरा, इसमें आप जो खाना बनाते हो ना उसके पोषक तत्वों में कोई कमी नहीं होती, मतलब आपने जो सब्जियां डाली है ना उसमें जो विटामिन मिनरल्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उसके बाद एक बार में आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हो। चार अगर उसमें एरिया है खाना बनाने के लिए तो चारों जगह चार अलग अलग तरह की डिश बनाओ, एक में मैगी, एक में चाय, एक में कॉफी, एक में वेज बिरयानी, ठीक है। अब इसका हानि, भाई साहब खाना बनने में बहुत टाइम लगता है, भूख अब लगी है, खाना 3 घंटे में बन के तैयार होगा तो क्या मतलब, भूख तो अभी लगी है ना, ठीक है। उसके बाद जिस दिन धूप नहीं आएगी क्या करोगे आप? धूप से काम करता है ना, तो बादलों वाले दिन ये काम नहीं करता, इसके लिए तेज धूप का होना बहुत आवश्यक है। बादलों वाले दिन तो गड़बड़ कर देता है, धूप चाहिए। अब बच्चे देखो यार, इसकी में रोटी बनाना बहुत दिक्कत होती है, और रोटी तो आप जानते हो हमारे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट खाना है, तो रोटी बनाना बहुत दिक्कत है। अब हम इसे ऐसी जगह पर ही काम करवा सकते हैं, ऐसी जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं जहां पर तेज धूप उपलब्ध होगी। यदि तेज धूप उपलब्ध नहीं है ना तो यार काम का नहीं है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग से पर्यावरण पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो बेटा देखो, पहला तो बेटा प्रकृति से जो संसाधन है ना उनके अधिक मात्रा में बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं ना, तो हमारा जो प्राकृतिक चक्र है ना वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा, अब यार आप जितना ज्यादा उपयोग करोगे उतना ज्यादा वायु, जल, मृदा आदि को प्रदूषित करोगे। अब ज्यादा फ्यूल का उपयोग करो तो ग्रीन हाउस इंपैक्ट बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। अब अच्छा देखो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो कोशिश करो मैक्सिमम पब्लिक ट्रैवल का उपयोग करो, बस का, ट्रेन का उपयोग करो, अपने पर्सनल व्हीकल का उपयोग कम करो वो जरूरी है लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। उसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का ज्यादा उपयोग करें, सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करें, जैसे कि वायुमंडल को हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी, वायुमंडल को बचाना बहुत जरूरी है बच्चे। अब बच्चे जैसे खाना बनाने में प्रेशर कुकर आदि का उपयोग करो, क्या होता है एक छोटी सी शुरुआत जो होती है ना बच्चे, जब छोटी सी शुरुआत आप शुरू कर देते हो ना तो एक एक व्यक्ति, अगर आप इमेजिन करो करीबन 130 करोड़ भारतीय हैं,
130 करोड़ भारतीय में से हर एक व्यक्ति अगर खाना बनाते समय ऊर्जा का बचाएगा, यदि ऊर्जा को बचाएगा, तो आप फील करो 130 करोड़ व्यक्ति कितनी ज्यादा ऊर्जा को बचाएंगे। तो खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, जिससे कम समय में खाना बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्या लकड़ी, क्या गोबर गैस, क्या नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला? बड़ा अच्छा आंसर है और इसका आंसर आपको पता है। आंसर क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्यों नाभिकीय ऊर्जा ही क्यों? क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा नाभिक के दोहन से बनती है, या फिर नाभिक के मिलने से, या फिर नाभिक के टूटने से। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए क्या ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, क्या NH3, क्या CO2 या N2? तो बच्चे हमारा आंसर है क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अच्छा देखो, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब सूर्य जो है ना, उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा बनती है, सूर्य में इतनी ज्यादा, और तारे उसमें भी इतनी ज्यादा ऊर्जा बनती है। तो आपको पता है ना, सूर्य भी एक तारा है, सन भी एक तारा है। तो उन तारों में और सूर्य में इतनी ऊर्जा कैसे बनती है? क्या प्रक्रिया होती है? क्या वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, या फिर वहां नाभिकीय विखंडन होता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बताऊं, वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन। छोटे नाभिक मिलकर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस दौरान बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब आप नाभिकीय विखंडन करो, नाभिक को तोड़ रहे हो, तो एक नाभिक को टूटने में 3 यूरेनियम का एक नाभिक जब टूटता है ना, तो 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और जो प्रक्रिया है वो 3 गुना अधिक हो जाती है। अब 3 गुना अधिक हो गई तो यार इतना खतरनाक हो जाता है। अब इतना खतरनाक चीज को कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने के लिए क्या आप लोहे की छड़ का उपयोग करते हो, या स्टील की छड़ का उपयोग करते हो, या कैडमियम की छड़ का उपयोग करते हो, या एल्यूमिनियम की छड़ का उपयोग करते हो? तो हमारा आंसर है बच्चा कैडमियम की छड़ का। कैडमियम की छड़ जो होती है ना, एक्स्ट्रा बनने वाले न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा बनने वाले न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है ना बेटा, तो इस दौरान क्या होता है कि हम उस अनियंत्रित प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? अब किसी भी नाभिकीय विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है, जो कि बहुत अधिक है बेटा, बहुत अधिक। ये मान बहुत अधिक होता है, मतलब हमारी कल्पना से भी काफी अधिक। अब बच्चे देखो, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत, प्रत्यक्ष मतलब जैसे जो हमारे सामने उपलब्ध है, क्या कोयला है, क्या बिजली है, क्या सूर्य है, या परमाणु बम है? यार परमाणु बम कोई ऊर्जा का स्रोत हो सकता है? ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं, हमारा आंसर है सूर्य। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे विशाल और प्रत्यक्ष स्रोत है। तो बेटा इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करा, ज़्यादा एनर्जी अपनी तरफ से नहीं डाली, क्योंकि थ्योरेटिकल मतलब आप वाली एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी तो डाली है मैंने, पर है ना, बहुत सिंपल से थे। अब एक आखिरी थॉट, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप सोचती हो ना यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो आप गलत सोचती हो। ये क्वेश्चन आपसे होगा क्योंकि जो करते हैं ना, जो इस क्वेश्चन को करें ना, वो भी इंसान है और आपके साथी हैं। आप देखो ये वर्ड है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड को सैचुरेट करते हो तो देखो आई एम पॉसिबल, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स बेटा। बस आपको एक प्रयत्न करना है और वो प्रयत्न आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मजे में रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं आकाश रवन आप सभी की बेहतरी के लिए, आप सभी की खुशी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बाय।